Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 152 आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 153 आपको पढ़ा दिए थे और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर जो कि हमारा मेन चैप्टर है, जो कि चैप्टर 12, ठीक है। चैप्टर 12 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि हमने कल चैप्टर 11 से स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने प्रोविजन कौन कौन से पढ़े थे। हमने प्रोविजन पढ़ लिए थे हमने कल प्रोविजन पढ़ लिए थे 148, 149, 150, 151, 152, 153, ये वाले प्रोविजन कल हमने पढ़ लिए थे चैप्टर 11 के, जो कि चैप्टर 11 था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक एंड ट्रांक्विलिटी का, ठीक है। तो ये जो मैंने 5-6 आपको प्रावधान कल पढ़ाए थे, मैंने फिर लेक्चर क्लोज करने के बाद मैंने सारे और जो प्रावधान बचे वो पढ़े, तो मेरे को वो इतने इंपॉर्टेंट लगे नहीं। और मैंने आज तक कोई भी जुडिशरी मतलब स्टेट के जुडिशरी एग्जाम में प्रीलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशन में मैंने जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी के हिसाब से कोई प्रश्न देखा नहीं है। तो आज मैं इसको छुड़वा रहा हूँ। जब हम अपनी BNSS के मेन टॉपिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही जब हम अपने BNSS के जो मेन टॉपिक्स जिसमें हमारे लेजिस्लेचर ने मेन चेंजेस किए हैं वो पढ़ लेंगे, उसके बाद ही इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि अब हम पढ़ेंगे, आज चैप्टर 12 पढ़ेंगे और फिर चैप्टर 13 जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे BNSS का, चैप्टर 13 वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम चैप्टर 13 भी आज पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, पर चैप्टर 12 तो हम आज पूरा पढ़ लेंगे। और चैप्टर 13 जो कि बताता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। जानकारी दी गई है पुलिस ऑफिसर्स को और पुलिस की शक्ति किस क्या करने की, जांच पड़ताल करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा चैप्टर 13। तो इसे तो हम बहुत टाइम लगाकर और बहुत अच्छे तरह से बहुत दिनों में पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 जो कि बोलता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस की। अब पुलिस फोर्सेस क्या एक्शन लेगी, तो वो चैप्टर 12 में बताया गया और सेक्शन 168 टू सेक्शन 172 में बताएगा। तो ये पढ़ते हैं, फिर हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर देंगे, उसके भी 1 या 2 प्रोविजंस पढ़ लेंगे। अब देखिए, अब मैं पढ़ने वाला हूँ सेक्शन 168 जो कि बताता है पावर टू प्रिवेंट कोग्निजेबल ऑफेंसेस। अब पुलिस कर्मी की शक्ति है कि वो पुलिस टू प्रिवेंट कोग्निजेबल ऑफेंसेस। अब पुलिस कर्मी की शक्ति है कि वो रोके क्या क्या रोके कि कोई संज्ञेय अपराध, ठीक है, संज्ञेय अपराध कोग्निजेबल अपराध ना हो जाए, ठीक है। अब तो पुलिस कर्मी की ड्यूटी है कि संज्ञेय कोग्निजेबल अपराध होने से रोके। अब देखिए सेक्शन 168 की बॉडी, एवरी पुलिस ऑफिसर में, तो हर पुलिस कर्मी, ठीक है, वेदर इट बी ए कांस्टेबल और वेदर इट बी ए कमिश्नर ऑफ पुलिस और वेदर इट बी एन IPS ऑफिसर, एवरी पुलिस ऑफिसर में, तो हर एक पुलिस कर्मी को में, अब में उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, पर हम मान के चलेंगे कर लेगा। क्या करेगा, इंटरपोज फॉर पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, हर पुलिस कर्मी को इंटरपोज ऐसे इस तरह से काम करना है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, की काम करके इंटरपोज करके वो क्या कर सके, वो प्रिवेंट, वो बचा सके क्या, एंड शेल, बचाने के साथ साथ क्या कर सके, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कोग्निजेबल ऑफेंस, जितना की पुलिस कर्मी की हदें हैं उस हदों तक अपने इंटरपोज हो जाए और अपनी एबिलिटी, अपनी सक्षमता के आधार पर, और प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कोग्निजेबल ऑफेंस, और अपनी सक्षमता के आधार पर कोई भी पुलिसकर्मी, ठीक है, इंटरपोज कर सकता है कि वो प्रिवेंट कर रहा है और अपनी सक्षमता के आधार पर प्रिवेंट करेगा कोई भी कोग्निजेबल अपराध घटने से, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 168। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 169। देखिए, इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कोग्निजेबल ऑफेंसेस। अब जानकारी मिलती है उस डिजाइन की, कौन से डिजाइन की, कि किस डिजाइन से एक संज्ञेय अपराध घटने वाला है। तो देखिए 169 पढ़ते, बॉडी, एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कोग्निजेबल ऑफेंस shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate. Every police officer receiving information, तो जो कोई भी पुलिसकर्मी, जिस भी किसी पुलिसकर्मी के पास एक इंफॉर्मेशन आती है, मतलब जानकारी आती है, ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कोग्निजेबल ऑफेंस, और उस इंफॉर्मेशन में जो जानकारी प्राप्त होती है पुलिसकर्मी को, वो इंफॉर्मेशन क्या बता रही है, ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कोग्निजेबल ऑफेंस, कि कैसे एक संज्ञेय अपराध होने वाला है, उसकी क्या डिजाइन रहेगा, उसका क्या मोंडस ऑपरेंडी रहेगा, वो उसके बारे में उसको एक पुलिसकर्मी को जानकारी प्राप्त हो रही। तो अब देखिए
शैल, तो मैंडेटरी उस पुलिसकर्मी को फिर क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट सच इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू होम ही इज सबऑर्डिनेट। तो वो पुलिसकर्मी जिसको एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक कोग्निजेबल ऑफेंस इस तरीके से इस स्टाइल से घटने वाला है, ठीक है, तो ये मोडस ऑपरेंडी रहेगी ऑफेंडर की अपराध करने के लिए, ये उसकी स्टाइल रहेगी, ठीक है। तो वो जैसे ही उस पुलिसकर्मी को जानकारी प्राप्त हुई तो अपने सीनियर को तुरंत की तुरंत बताएगा, और कौन से सीनियर को बताएगा, जिसके वो सबऑर्डिनेट है। तो मतलब एक कांस्टेबल को जानकारी मिली तो कांस्टेबल किसको बताएगा, सीधा जाके एसपी को बताएगा, भाई उसको भी बता सकता है, लेकिन फर्स्ट ड्यूटी उसको बनती है कि वो एसएचओ को बताए, ठीक है। तो अब देखिए एंड टू एनी अदर ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट और टेक कोग्निजेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस, या फिर वो पुलिसकर्मी जिसको एक जानकारी मिलती है, वो पुलिसकर्मी एक ऐसे अधिकारी को बता सकता है जिसका भी दायित्व है कि अपराधों को होने से रोके, ठीक है। और टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस, या फिर वो पुलिसकर्मी जिसको जानकारी प्राप्त होती है कि एक संज्ञेय अपराध, एक कॉग्निजेबल अपराध कैसे घटित होने वाला है, तो वो पुलिसकर्मी उस अधिकारी को बता सकता है जो उस अपराध पर कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है सीधे सीधे, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 169, ठीक है, जो मैंने आपको बॉडी पढ़ाई। जहां भी वर्ड कॉग्निजेंस आता है तो आप लिख ले जा नीचे कि मैजिस्ट्रेट को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है एक पुलिसकर्मी कि मेरे को एक स्टाइल पता लगी है कि एक कॉग्निजेबल, एक संज्ञेय अपराध कैसे होने वाला है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 170 जो कि बताता है अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या, किस चीज के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कि बस घटित ना हो, क्या घटित ना हो, कॉग्निजेबल अपराध, संज्ञेय अपराध घटित ना हो। तो अब देखिए सेक्शन 170 का सबसेक्शन 1, a police officer knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest। तो एक पुलिसकर्मी को जानकारी हो जाती है कि एक कॉग्निजेबल, एक संज्ञेय अपराध की स्टाइल क्या है, कि एक संज्ञेय अपराध किस स्टाइल में घटने वाला है, घटित होने वाला है, तो मे अरेस्ट, तो वो पुलिसकर्मी, उसकी पावर है वो अरेस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, पर हम मान के चलते कर लेगा, तो वो गिरफ्तार कर लेगा वो पुलिसकर्मी विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट, और कोई ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर उसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर एक पुलिसकर्मी को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे कमिट होने वाला है उसका डिजाइन पता लग गया तो वो गिरफ्तार कर लेगा उस अपराधी को जो करने वाला था। और देखिए, ठीक है, और बिना कोई ऑर्डर, कोई अरेस्ट वारंट मैजिस्ट्रेट से लेने की जरूरत नहीं है। और देखिए एंड विदाउट अ वारंट, ठीक है, और विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, और कोई वारंट नहीं दिखाना पड़ेगा और कोई ऑर्डर नहीं चाहिए उसको मैजिस्ट्रेट का, ठीक है। अब देखिए पुलिसकर्मी को द पर्सन सो डिजाइनिंग, और किसको गिरफ्तार किया जाएगा पुलिसकर्मी द्वारा, उस व्यक्ति को जो डिजाइन कर रहा है, मतलब एक संज्ञेय अपराध करने की प्लानिंग कर रहा है, स्टाइल रच रहा है। अब देखिए इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड, तो वो पुलिसकर्मी जिसको एक जानकारी प्राप्त होती है कि एक संज्ञेय अपराध की स्टाइल कैसी है, वो कैसी, कौन सी स्टाइल में घटित होने वाला है, तो पुलिसकर्मी की पावर है कि वो पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर सकता है उस व्यक्ति को जो कि अपराध की स्टाइल रच रहा है, मतलब एक मोंडस ऑपरेंडी उसके माइंड में है कि उसको एक अपराध कैसे करना है। तो अब सीधा सीधा इसमें क्या बताया गया है, गिरफ्तार कर लेगा वो पुलिसकर्मी उस ऑफेंडर को जो कि डिजाइन कंसील कर रहा है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस एक स्टाइल से करने वाला है, ठीक है। और किसी भी मैजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, और किसी भी ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी मैजिस्ट्रेट की, ठीक है। और सिर्फ किस मतलब के लिए, इफ इट इज अपीयर टू सच ऑफिसर, यह प्रतीत होता है उस अधिकारी को जो कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड, की जो कमीशन है इस अपराध का वो और किसी तरह से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो कमीशन है इस अपराध का वो और किसी तरह से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस स्टाइल से ये अपराध कर देगा। तो ये था हमारा सेक्शन 170 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 170 का सबसेक्शन 2 जो कि बताता है नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन इन कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट अनलेस हिज फर्दर डिटेंशन इज रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। अब यही बताया जा रहा है कि जो 170 के सबसेक्शन 1 के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था एक पुलिसकर्मी द्वारा, कि वो व्यक्ति जिसको पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार किया था वो व्यक्ति एक संज्ञेय अपराध घटित करने वाला है, और क्या उसकी स्टाइल है, तो किस स्टाइल में वो संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होने वाला है, वो पुलिसकर्मी को जानकारी मिल गई थी। अब पुलिसकर्मी को जानकारी मिल गई थी तो क्या होगा, वो उसको गिरफ्तार कर लेगा। अगर की गिरफ्तार क्यों करेगा, क्योंकि भाई और किसी अगर गिरफ्तारी नहीं की तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित कर देगा, इसके लिए गिरफ्तारी हो रही थी। अब देखिए, तो किसी भी व्यक्ति जिसको सबसेक्शन 1 के तहत गिरफ्तार किया था एक पुलिसकर्मी ने, ठीक है,
तो उसको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं डिटेन, मतलब हिरासत में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और 24 घंटे कब से कैलकुलेट होंगे? फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, जिस समय से उसकी गिरफ्तारी हुई है उस व्यक्ति की, उस टाइम से। अनलेस, एक्सेप्शन क्या है, कब 24 घंटे से ऊपर रख सकते हैं? हिज फर्दर डिटेंशन इज रिक्वायर्ड, उस व्यक्ति की फर्दर डिटेंशन, फर्दर हिरासत रिक्वायर्ड है, और ऑथराइज अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, या फिर BNSS के और किसी प्रावधान के तहत उसकी डिटेंशन मतलब ऑथराइज कर दी गई है, ठीक है। तो 24 घंटे के ऊपर भी रख सकते हैं। और देखिए, और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फॉर, कोई और अन्य कानून आ गया है समय के संदर्भ में, उसके दौरान उस व्यक्ति की हिरासत मतलब ओके है तो रख सकते हैं उसको 24 घंटे से ज्यादा भी, ठीक है। अब तो देखिए, तो ये हमारा हो गया सेक्शन 170। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 171 ऑफ द BNSS, जो कि बताता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अब प्रिवेंशन, बचाया जाएगा कि नुकसान ना हो जाए किसको? पब्लिक प्रॉपर्टी को, जनता जनार्दन की संपत्ति को। तो वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 171 में। इससे पहले मैं पानी पी लेता हूं। तो इतने आप सेक्शन 170 को दोबारा से एक बार रिवाइज करिए। इतने मैं पानी अपना डाल लेता हूं ग्लास में, और फिर हम 171 पढ़ेंगे। आप इतने 170 पढ़िए, मैं पानी पी लेता हूं भैया। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 171 ऑफ द BNSS, जो कि बताता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अब रोका जाएगा कि नुकसान ना हो जाए जनता जनार्दन की संपत्ति को। तो अब देखिए 171 की बॉडी, अ पुलिस ऑफिसर मे ऑफ हिज own authority interpose to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property। तो जो पुलिस कर्मी है वो अपने आप में ही, वो अपने आप में क्या, अपने आप को क्या अथॉरिटी दे देगा? टू प्रिवेंट एनी इंजरी, कि वो रोक सके कि कोई नुकसान होने से, अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड, और वो नुकसान वो रोक सके कि वो जो एक नुकसान प्रयास होने वाला है, मतलब एक प्रयास होने वाला है, और वो जो प्रयास होने वाला है उससे सीधा का सीधा नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा। तो एक पुलिसकर्मी अपने आप को खुद को अथॉरिटी में समझेगा कि हाँ उसको अथॉरिटी है कि वो ऐसे व्यक्ति को रोक सकता है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। अब देखिए, मूवेबल और रिमूवेबल, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी वो चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, जनता जनार्दन की, उसको वो प्रिवेंट करेगा, उसको उसके ऊपर नुकसान होने से, इंजरी होने से। देखिए, और द रिमूवल और इंजरी ऑफ एनी पब्लिक लैंडमार्क, या कोई पब्लिक लैंडमार्क है जिसका रिमूवल हो रहा है, ठीक है, कुछ व्यक्तियों द्वारा, तो उसके रिमूवल को रोकेगा। और इंजरी ऑफ एनी पब्लिक लैंडमार्क, या कोई जनता जनार्दन का लैंडमार्क है जो इतना फेमस है जिसकी वजह से वो जगह जानी जाती है, तो उसका रिमूवल हो रहा है, ठीक है, या फिर उस पर इंजरी पहुंचाई जा रही, चोट पहुंचाई जा रही है, तो उसको भी प्रिवेंट करेगा। और देखिए, बुओ, कोई समुन्द्र में कोई, या फिर इसमें समुन्द्र में होते हैं बुओ, जो ये बड़ी बड़ी जहाजों के लिए जो ये बुओ बनाए जाते हैं, तट बनाए जाते हैं, लाइट हाउस बनाए जाते हैं, ठीक है, ये बुए तो होते हैं। और जो सी शोर के साइड में एक वुडन सा एक फ्रेम बना दिया जाता है जिसमें शिप मतलब खड़ी हो जाती है साइड में आके, और उसको बुओ से, रस्सियों से उसको बुओ में बांध देते हैं। तो कोई उस बुओ को तोड़ रहा है तो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। और देखिए, और अदर मार्क यूज फॉर नेविगेशन, या कोई और अन्य मार्क है जो निशान है जो कि नेविगेशन के लिए यूज हो रहा है, कोई व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो पुलिस ऑफिसर के पास पूरी अथॉरिटी है कि उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 171, जो कि इंपॉर्टेंट इतना नहीं था। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 172, जो कि बताता है पर्सन्स बाउंड टू कन्फॉर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस। अब व्यक्ति बाध्य हैं टू कन्फॉर्म, ठीक है, मानने के लिए, टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस। और क्या, बस जो कानूनी रूप में जो निर्देश ठीक है ना, उनको ही वो मतलब व्यक्ति मानेंगे पुलिस के, ठीक है। मतलब पुलिस अधिकारी मेरे को बोलेगी कि मोहित डागर मेरी हेल्प कर दीजिए, एक अपराधी पकड़ना है, मेरे पास पुलिस फोर्स नहीं है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए, वो अपराधी आपकी गली में रहता है, तो क्या मैं बाउंड हूं, मैं उसकी मदद करूंगा? 100% मैं मदद करूंगा। तो ये क्या है, ये लॉफुल डायरेक्शन दे रहा है पुलिसकर्मी, तो मैं मानूंगा, ठीक है। तो सेक्शन 172 आप अंडरलाइन कर लीजिए और टिक मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अब देखिए, सेक्शन 172 को सब सेक्शन 1 में पढ़ रहा हूं, जो कि बताता है ऑल पर्सन्स शैल बी बाउंड टू कन्फॉर्म टू द लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर गिवन इन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दिस चैप्टर। तो चैप्टर 12 के अंतर्गत कोई भी पुलिसकर्मी
किसी भी व्यक्ति को कोई लॉफुल डायरेक्शंस देता है कि क्या करिए, गिवन इन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ हिज ड्यूटीज, और वो पुलिसकर्मी जो लॉफुल डायरेक्शंस किसी भी व्यक्ति को देता है और वो पुलिसकर्मी अपने दायित्व निभा रहा है और उस दायित्व के चलते ही एक व्यक्ति को लॉफुल डायरेक्शन देता है, ठीक है, कि मेरे साथ ये हेल्प करवाइए, ये या आप ये काम करिए, तो उस व्यक्ति को करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्राइवेट व्यक्ति की यहाँ बात हो रही है, सेक्शन 172 के सबसेक्शन 1, दोबारा पढ़ू, ये कह रहा है ऑल पर्सन शैल बी बाउंड, सारे के सारे व्यक्ति, मैन वुमेन ट्रांसजेंडर सब बाध्य हैं क्या करने के लिए, टू कन्फर्म टू द लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, कि वो पूर्ण तरीके से अपना पूरा 100% दे, कन्फर्म करे, मतलब फुल वो एनर्जी के साथ काम करे, क्या, टू द लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, और जो पुलिसकर्मी ने जो लॉफुल कानूनी रूप से लॉफुल निर्देश दिए हैं, मतलब कानूनन निर्देश दिए हैं पुलिस ऑफिसर ने, तो वो व्यक्ति, ठीक है, मैन वुमेन ट्रांसजेंडर, वो व्यक्ति कंफर्म करेगा, उस डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। अब देखिए, गिवन इन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ ड्यूटी अंडर दिस चैप्टर, वो पुलिसकर्मी जो लॉफुल डायरेक्शंस दे रहा है ना, वो पुलिसकर्मी अपने घर का कुछ काम करवाने के लिए नहीं बता रहा, वो पुलिसकर्मी कानूनी रूप पे, ठीक है, कानूनी रूप से जो निर्देश दे रहा है, वो पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी है जो इसका दायित्व है उसको पूरा करवाने के लिए दे रहा है, ठीक है, जो उसका पुलिसकर्मी की जो ड्यूटी है, दायित्व है, उसके तहत उसको वो फुलफिलमेंट हो जाए, उसकी ड्यूटी उसका दायित्व फुलफिलमेंट हो जाए, इसके लिए कन्फर्मिटी के लॉफुल डायरेक्शंस दे रहा है एक व्यक्ति को करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए अंडर दिस चैप्टर, वो चैप्टर 12 की तहत, ठीक है, तो ये हुआ हमारा सबसेक्शन 1, हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2। अब देखिए क्या रहा है, a police officer may detain or remove any person resisting, refusing, ignoring or disregarding to conform to any direction given by him under subsection 1। तो क्या कह रहा है, कोई भी पुलिसकर्मी अब क्या कर लेगा, may detain, हिरासत में रख लेगा, और remove any person resisting, या फिर कोई व्यक्ति रेजिस्ट कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, refusing, मना कर रहा है, ignoring, सुन तो लिया पर जानबूझ के अनसुना कर रहा है, और disregarding to conform any डायरेक्शन गिवन बाय हिम, या कोई और जो भी निर्देश लॉफुल निर्देश पुलिसकर्मी ने दिए थे, वो व्यक्ति उसको मना कर रहा है, वो नखरे कर रहा है, और वो डिसरिगार्ड कर रहा है, मतलब उस डायरेक्शंस की इज्जत नहीं कर रहा, मतलब मान नहीं रहा, कर नहीं रहा वो काम जो पुलिसकर्मी ने कहा। आप देखिए अंडर सबसेक्शन 1, देखिए, एंड मे ईदर टेक सच पर्सन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ठीक है, और इन पीटी केसेस रिलीज हिम एज सून एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, और 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाएगा, या तो अगर पीटी केस अगर किया है उसने, ठीक है, तो उसको 24 घंटे में उसको रिलीज कर देगा, उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो मतलब मान के चलिए एक पुलिसकर्मी ने, हमारे एरिया में सेक्टर 10 गुड़गांव का पुलिस थाना लगता है, तो अब भाई मैं रोड पे खड़ा हूं अपनी गली के बाहर, तो एक पुलिसकर्मी आता है हमारे एरिया सेक्टर 10 का, या फिर मान के चलिए पूरे इंडिया में से कोई पुलिसकर्मी उस गली से गुजर रहा है, और मेरे को क्या कहता है, मेरे से पूछता है, अरे इधर है ये भाई साहब, मैं गया उसके पास, उसकी जीप के पास, पुलिसकर्मी बोला, ये तुम्हारी गली में कोई श्याम नाम का लड़का रहता है? तो मैंने बोला मैं तो नहीं बताऊंगा, क्या दिक्कत है, ये क्या है भाई, अब ये सीधा का सीधा डिसरिगार्ड किया, भाई क्यों नहीं बताओगे आप? अब मैं कह रहा मेरी मर्जी, नहीं बताऊंगा, नहीं आपको बताना है, आप बाध्य हो, ठीक है, कानून ने सेक्शन 172 सबसेक्शन 1 के तहत आप बाध्य हो, जो भी पुलिसकर्मी ने आपको लॉफुल डायरेक्शंस दिए, निर्देश दिए, तो वो आपको क्या कर रहे हैं, आप बाउंड हो, आप बाध्य हो कि उसको पूरा करोगे, उसको कंफर्म करोगे, ठीक है। तो अगर नहीं किया तो क्या होगा, आपको पकड़ के ले जाएगा और डिटेन कर लेगा, हिरासत में रख लेगा, और अगर भाई कोई छोटा मोटा केस आपने किया, पुलिसकर्मी को इज्जत बिगाड़ी है, तो पीटी केस में 24 घंटे रख के छोड़ देगा, नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाएगा, और आपके ऊपर पूरा का पूरा एक पर्चा दर्ज हो जाएगा, और आपकी फिर ट्रायल चलेगी। तो ये क्या बात हुई ये वाली, आ बैल मुझे मार, भाई पुलिसकर्मी जो बोल रहे हैं, तो पुलिसकर्मी कुछ लॉफुल डायरेक्शन से देंगे, कुछ कानूनी रूप से ही कुछ प्रक्रिया बताएंगे आपको, कुछ अनलॉफुल करने के लिए तो बोलेंगे नहीं। तो अगर लॉफुल चीज भी आप नहीं मान रहे हो और आप कैपेबल भी हो, ठीक है, आप तंदुरुस्त हो, हट्टे कट्टे हो, आपको पता ही तो बताना था, अपनी ध्वनि तो निकाल ली थी मुंह से, तो आपने नहीं बताया ना, और ये बोल दिया तेरे से मतलब है, तू जा अपने ढूंढ, मेरे से क्यों पूछ रहा है मोनू का पता, शाम का पता नहीं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको डिटेन कर लिया जाएगा, और मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखा जाएगा, मतलब पहुंचा दिया जाएगा, और आपके ऊपर पर्चा भी दर्ज हो सकता है, या फिर अगर छोटा मोटा कोई केस किया है तो फिर रिलीज कर देंगे 24 घंटे जेल में रखकर, ठीक है। तो 172 में हमें कौन सी सिचुएशन देखने को मिलती है,
आ बैल मुझे मार। तो भाई आ बैल मुझे मार से सिचुएशन से बचना है तो पुलिसकर्मी बोले कोई लॉफुल काम करने के लिए, ठीक है, उनकी मदद करने के लिए कुछ भी तो कर दिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी हमारी सिक्योरिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में तो ये जो होते हैं ना पुलिस पुलिस ऑफिसर्स को, इतने लोग इतने उनसे मतलब खुलकर रहते हैं, कोई डर नहीं है। लेकिन इंडिया जैसे देश में पता नहीं पुलिस कर्मियों से क्यों डर है भाई। इन माय सेंसेस मेरे को तो पुलिस कर्मियों से बात करना भी अच्छा नहीं लगता इंडिया देश में, अपने इंडिया भारतवर्ष में। ये पुलिसकर्मी भाई इतने एरोगेंट होते हैं, उनको एक वर्दी क्या मिल जाती है, वो भाई सर पे नाचते हैं सबके। देखो एज अ लॉ स्टूडेंट एंड एज एन एडुकेटर एंड एज एन जुडिशरी एस्पिरेंट, मेरे को तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी पुलिसकर्मी से मैं बात भी करूं, ठीक है, क्योंकि इनको ना तो भाई बात करने की सेंस है, और ये अपने आप को समझते हैं कानून की मूर्ति, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। भाई खुद सेंसेस में रहिए तभी अगले व्यक्ति से बात करिए, ठीक है। अगर मेरे से कोई पुलिसकर्मी ऐसे बोलेगा अरे उसका घर कहाँ है बता जल्दी से, मैं हरगिज ना बताऊं, ठीक है। तो लेकिन एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि लोगों से भी ट्रीट करने का, तो वो इंडियन पुलिस को नहीं है, आना चाहिए, ठीक है। मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो कि इंग्लिश के अच्छे टीचर हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको बड़े बड़े जो अधिकारी आईपीएस अधिकारी गुड़गांव के दिल्ली के, उनको जो मेरा जानकार है उस टीचर को स्पेशली इस काम के लिए रखा था उन्होंने 5-6 महीने के लिए, कि मेरे जो ये सबॉर्डिनेट जो पुलिस ऑफिसर है ना, जो एसआई है, इंस्पेक्टर हैं, ये भाई एएसआई है, इनको तहजीब से बोलने की आप शिक्षा दीजिए, ठीक है। तो इसलिए रखा था। तो इंडियन पुलिस भाई इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे फॉरेन कंट्री में, जैसे मेरे और जानकार रहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो वो बताते हैं कि यहाँ की पुलिस बहुत ही कोऑपरेटिव है, ठीक है, ठीक है, और बिल्कुल इज्जत से बात करती है, कोई भी रूड बिहेवियर नहीं है, और वो तो पुलिस ऑफिसर को देख के अपनी सिक्योरिटी फील करते हैं। और इंडिया में कोई इंडियन सिटीजन पुलिसकर्मी को देख लेता है, इंडियन पुलिसकर्मी को, तो वो अनसिक्योर फील करता है। तो दिस इज द डिफरेंस, द अनसिक्योरिटी while seeing the police in India, ठीक है, the unsecurity the person feel while seeing the police cop in India is needed to be removed, ठीक है। तो ये अनसिक्योरिटी हटानी पड़ेगी, तभी हमारा देश पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से खुश होगा, वरना तो नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी मनमानी करते रह जाएंगे। भाई मनमानी तो अब किसी की नहीं चलती, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जी रहे हैं, हम भी समाज में जी रहे हैं। आपको एक नौकरी क्या मिल गई, आप तो भाई सिर्फ सेवा करिए, जो गलत है उसको जेल में पहुंचाइए, उसको जस्टिस पे पहुंचाइए, जो गलत नहीं है उसके ऊपर दादागिरी मत करिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 172। तो इसी के तहत हमारा चैप्टर 12 ऑफ द BNSS खत्म होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, पर कभी कभी साल 2 साल में क्वेश्चन आ जाते हैं प्री में इसमें, ठीक है। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो कि चैप्टर 13 ऑफ द BNSS, जो कि जान है हमारे BNSS की, वो हम पढ़ते हैं। यही सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए था, पर लेकिन मैंने शुरू से शुरू करवाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम इसे पढ़ लेंगे, पर पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि चैप्टर 13 बहुत बड़ा है, जिसमें कि सेक्शन 173 टू सेक्शन 196 है, ठीक है। सेक्शन 173 से लेकर सेक्शन 196 तक है, और सारे के सारे प्रोविजंस डैम इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ सकते। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 13 का मार्जिनल नोट, जो कि क्या बताता है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। अब जानकारी दी जाएगी किसको, पुलिस को, और पुलिस की शक्तियां कि वो जांच पड़ताल कर सके, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 173, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो आज मैं देख लेता हूं मैं आपको कौन कौन से प्रोविजन करवा सकता हूं। 173 तो भाई हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। हम फिर 174 पढ़ लेंगे, ठीक है। हम 173 और 174 पढ़ लेंगे, ठीक है। हम 173 174 पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, और 175 भी होता तो वो भी पढ़ लेंगे। अब देखिए सेक्शन 173, इंफॉर्मेशन इन कोग्निजेबल केसेस। अब जानकारी कैसे दी जाएगी पुलिसकर्मी को, अगर की एक अपराध, अगर की एक केस है कोग्निजेबल, ठीक है। और कोग्निजेबल केस कौन सा होता है, कि पुलिसकर्मी को जानकारी मिली, पुलिसकर्मी को जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी तुरंत अरेस्ट करने के लिए चल दिया, क्योंकि अरेस्ट करने के लिए कोग्निजेबल केसेस में पुलिसकर्मी को कोई भी अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत नहीं है मैजिस्ट्रेट से, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 173 का सब सेक्शन 1, जो कि बताता है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल ऑफेंस। तो हर एक जानकारी, प्रत्येक जानकारी देनी पड़ेगी, यूं नहीं है कि घर दवाली बात और नहीं, प्रत्येक जानकारी देनी पड़ेगी। रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल ऑफेंस, प्रत्येक जानकारी जो भी संदर्भ रख रही है
किससे? कि एक अपराध घटित हुआ है, और वो अपराध घटित हुआ है वो कौन सा अपराध है? कोग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, मतलब थोड़ा उच्च दर्जे का अपराध। अब देखिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अपराध कहां कमिट हुआ था और आप जानकारी कहां दे रहे हो। एक अपराध कमिट होता गुड़गांव में, आपने गुड़गांव में कमिट होता देख लिया, आप दे रहे हो जानकारी मुंबई में, चल जाएगा, चल जाएगा। सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 ने बता रखा, चल जाएगा ऐसा भी। अब देखिए, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station and if given, तो जो 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 जानकारी है कि एक अपराध घटित हुआ था और वो अपराध कोग्निजेबल ऑफेंस था, तो वो जानकारी इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, चाहे एरिया कोई सा भी हो, आप कहां ही दे रहे हो, आप जानकारी कोई और थाने में दे रहे हो और अपराध कोई और थाने की जुरिडिक्शन में हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप कैसे दोगे? मे बी गिवन ओरली, तो मे है डिस्क्रिप्शन है कि जो जानकारी दे रहा है वो या तो मौखिक रूप से दे दे या फिर लिखित रूप से दे दे। अब देखिए, मे बी गिवन ओरली, तो जो व्यक्ति कोग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी दे रहा है, एक कोग्निजेबल अपराध की जानकारी दे रहा है, तो वो कैसे देगा? ओरली, मौखिक रूप में देगा, और वह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे देगा। किसको दे देगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो जानकारी भेज देगा। एंड इफ गिवन, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और ओरली एक व्यक्ति ने इंफॉर्मेंट ने जानकारी दी है ऑफिसर इंचार्ज को, तो वो साथ के साथ वो जानकारी क्या होगी? अब देखिए, ये होगी सब एड 1 ओरली। अगर ओरली अगर ओरली मौखिक रूप से एक जानकारी दी गई कोग्निजेबल ऑफेंस की, तो क्या होगा? देखिए, इट शैल बी रेड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, जैसे उसको जानकारी मिली, एक इंफॉर्मेंट ने जानकारी दी ओरली मौखिक रूप से, तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या तो उस जानकारी को खुद लिखित कर लेंगे, और अंडर हिज डायरेक्शन या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की निर्देश के अंतर्गत उनका कोई सबऑर्डिनेट लिख लेगा। अब देखिए, एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और वो जो जानकारी ऑफिसर इंचार्ज को मिली है, मतलब एक इन्फॉर्मेंट ने मौखिक रूप से उनको जानकारी बताई है और उन्होंने वो जानकारी लिखित कर ली है, तो अब वो जानकारी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने लिखित करी है, वो पढ़कर इन्फॉर्मेंट को सुनाई जाएगी, जो कि जानकारी दे रहा है कोग्निजेबल ऑफेंस की। अब देखिए, एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रेड्यूस्ड टू राइटिंग एज अफोरसेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, और हर एक वो जानकारी या तो एक व्यक्ति ने ओरली दी थी, ठीक है, ओरली दी थी, और उस ओरली जानकारी को अब लिखित कर लिया है एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या कोई और अन्य अधिकारी ने, तो अब उस जानकारी पर अब वो व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो व्यक्ति हस्ताक्षर भी करेगा। ठीक है, तो ये हमारा है सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 का सब हेड 1। अब सब हेड 2 पढ़ते देखिए, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अगर एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को एक व्यक्ति ने जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा भेजी, मतलब व्हाट्सएप, ईमेल, ठीक है, एसएमएस, इनके द्वारा भेजी है, तो देखिए, इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से के द्वारा जो एक कोग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी गई है, तो अब देखिए क्या होगा? इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम, तो उस जानकारी को रिकॉर्ड पर ले लेंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट, और 3 दिनों के भीतर भीतर जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा जो जानकारी आई है एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, तो उनको रिकॉर्ड पर लेनी पड़ेगी। और कब से 3 दिन कैलकुलेट होंगे? और 3 दिन के भीतर लेनी पड़ेगी जब से उस ऑफिशियल उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा एक जो कोग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई है वो हस्ताक्षर कर दी जाती है। किस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है? जो व्यक्ति जानकारी दे रहा था। तो ऑब्वियसली एक व्यक्ति ने, मान के चलिए एक व्यक्ति ने, अगर मैं जानकारी दे रहा हूं, मोहित जानकारी देगा कोई अपराध हो गया है, ठीक है, और मैंने देख लिया अपराध होता, तो मैं जानकारी दूंगा, मैं नहीं चाहता मैं थाने में जाऊं, तो मैं जानकारी दूंगा कि मैं ईमेल के द्वारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो सेक्टर 10A थाना गुड़गांव का उसका ईमेल एड्रेस उस पर जानकारी भेज दूं, तो हाँ मैं भेज सकता हूं, पर भाई थाने में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारी वो जो ईमेल पे जाएगी थाने वाले वो प्रिंट निकालेंगे और प्रिंट पे तो मेरे को साइन करना पड़ेगा, तो मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, एंड द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, और जो उस जानकारी की सब्सटेंस है, तो ये जानकारी की सब्सटेंस ओरल जानकारी जो लिखित में की गई उसके लिए भी लगती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा जो जानकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास पहुंचाई गई है उस पर भी लगती है, कि वो जो सब्सटेंस है, जो एक जानकारी मिली है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और उसकी जो सब्सटेंस है, जो मतलब उसमें अहम मुद्दा है, वो एक बुक में
वो एक बुक में दर्ज कर ली जाएगी, और वो बुक उस ऑफिसर द्वारा, उस अधिकारी, पुलिस अधिकारी द्वारा उस एक बुक में दर्ज कर ली जाएगी वो सब्सटेंस, उस जानकारी की। और वो बुक अब कौन से तरीके से और कौन सी फॉर्म में रखी जानी वो राज्य सरकार बता देगी और नियमों के अनुसार बता देगी इस बिहाफ में, ठीक है। पर अब तक तो हमारी बुक्स अवेलेबल हैं थानों में, जो कि कोग्निजेबल ऑफेंस की एंट्री हो जाती है कि हाँ भाई कोग्निजेबल एक अपराध हुआ है और कोग्निजेबल अपराध के लिए एक जानकारी आई है, ठीक है, मतलब एक एफआईआर लॉन्च होने के लिए कंप्लेंट आई है, तो उसकी क्या होता है, उसकी एंट्री हो जाती है। अभी तो हमारे पास ये रजिस्टर अवेलेबल है, ठीक है। तो हम इसमें मार्क कर लेंगे विद इन 3 डेज मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये आ सकता है विद इन 3 डेज हम मार्क कर लेंगे, ये आ सकता है, ठीक है। और अब देखिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, जो कि इंपॉर्टेंट है। पर क्या मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो हम पुलिस थाने में गए, हमने एसएचओ को, भाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक एसएचओ ही होता है, तो हमने एसएचओ को जानकारी दी, हमने एसएचओ को क्या जानकारी दी कि जी सर मैंने एक कोग्निजिबल ऑफेंस, एक मर्डर होते हुए देखा है। तो क्या एसएचओ मेरे को ये बोलेंगे अपनी कंप्लेंट खुद लिख दो, ठीक है, तो नहीं, तो मैं उनको हुबहू मुंह से बोल के बताऊंगा और वो लिखित कर लेंगे, ठीक है। तो कोग्निजिबल ऑफेंस में जब आप मुंह से बोलकर बातें बताते हो कि एक अपराध हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो लिखेंगे। लेकिन एक नॉन कोग्निजिबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध हुआ है, और आप पुलिस स्टेशन में जाते हो और आप बोलते हो कि मेरी एक एफआईआर लिख लो कि मैंने एक नॉन कोग्निजिबल या फिर मेरे ऊपर एक नॉन कोग्निजिबल असंज्ञेय अपराध हुआ है, तो आप कहते हो कि मेरी लिख लो जानकारी, पुलिस ऑफिसर कहेंगे भाई लिख के दे दे राइटिंग में खुद ही, ठीक है, हमें बस कोग्निजिबल ऑफेंस हुआ है ना उसके लिए बता रखा है कि कोई ओरल में बोले तो आप लिख लेना, लेकिन नॉन कोग्निजिबल हुआ है ना तो खुद लिखनी पड़ेगी, ठीक है, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये शैल है, क्योंकि हमारे कोग्निजिबल ऑफेंस में जानकारी दी गई है तो वो ओरली दी जाती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दी जाती है, और शैल है ओरली अगर दी गई है तो शैल जिस पुलिसकर्मी को दी गई है, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी गई है, तो वो लिखित में करके उसको पढ़ के बताएंगे कि हाँ आपने ये जानकारी दी है, और उस व्यक्ति जो जानकारी दे रहा है उससे हस्ताक्षर करवा ली जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में है तो भाई 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड, अगर 3 दिन के अंदर जब से इन्फॉर्मेंट ने सिग्नेचर कर दिए हैं, मतलब हस्ताक्षर कर दिए, तो 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड पर किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को रिकॉर्ड पर लेनी पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा जो कोग्निजिबल अपराध की एक इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, ठीक है। तो ये शेल को भी आप मार्क कर लीजिए, इसमें शेल कीवर्ड है, शेल कीवर्ड है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 173 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, जो कि बताता है प्रोवाइड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 ऑफ BNS is alleged to have been committed or attempted। तो बताया गया है कि एक जानकारी, मतलब कोग्निजिबल ऑफेंस की जानकारी एक महिला देती है और उस महिला के विरुद्ध ये वाले सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस हुए हैं, या तो उसके विरुद्ध कमिट हो गए या प्रयास हुआ, अटेम्प्ट हुआ। तो देखिए देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। तो जो एक महिला जिसके ऊपर अटेम्प्ट हुआ है या फिर कमिट हुआ है सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस, ठीक है, जो ये निम्नलिखित जो अभी मैंने सेक्शंस गिनवाए इनके तहत अगर प्रतीत होता है कि ये उसके वुमेन के प्रति हुआ है, तो अब उस महिला की कोग्निजिबल ऑफेंस की जानकारी वो महिला बोल रही है, मतलब विक्टिम बोल रही है जिसके विरुद्ध सेक्सुअली रिलेटेड ऑफेंसेस हुए हैं, ठीक है, तो उस जानकारी को कौन रिकॉर्ड करेगा, एक महिला पुलिसकर्मी करेगी और वुमेन ऑफिसर या कोई और अन्य महिला अधिकारी है तो वो कर लेगी, ठीक है। तो इसमें बता दिया है कि एक वुमेन जिसके प्रति सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस हुए हैं, अगर उसकी जानकारी वो देती है, मौखिक रूप से बोलकर देती है, तो कौन रिकॉर्ड कर लेगा उसको, वुमेन पुलिस ऑफिसर। अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कौन कर लेगा, कोई भी वुमेन अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, ठीक है, BDPO, ठीक है, SDM, SDO ये भी कर लेंगे, ठीक है, अगर वो भी पर वुमेन ही होनी चाहिए। तो प्रोवाइजो 2 पढ़ते हैं सबसेक्शन 1 का, जो कि बताता है प्रोवाइजो 2 का A, in the event that the person against whom an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 of BNS 2023 is alleged to have been committed or attempted। तो बताया गया है in the event that the person against whom, ये एक मतलब इवेंट में, घटना में एक व्यक्ति के विरुद्ध कौन से ऑफेंस हुए, यही 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये वाले अपराध हो जो अभी मैंने गिनवाए थे 2 मिनट पहले,
या तो कमिट हो गए मतलब घटित हो गए उसके ऊपर हो गए हैं, या फिर क्या हुए हैं, अटेम्प्ट हुआ है, प्रयास हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस एक व्यक्ति के ऊपर कमिट हुए हैं, घटित हो गए। तो अब देखिए, इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड इज टेम्परेरली और मेंटली और परमानेंटली मेंटली और डिसेबल्ड फिजिकली डिसेबल्ड। तो ये व्यक्ति जिसके विरुद्ध ये वाले सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस हुए हैं वो व्यक्ति क्या है, या तो स्थायी रूप से मानसिक, स्थायी मतलब स्थायी टेम्परेरी रूप से मानसिक और शारीरिक वो डिसेबल्ड अपाहिज है, या फिर परमानेंटली वो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से अपाहिज है। तो देखिए क्या होगा, देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट। तो अब उस व्यक्ति की, डिसेबल्ड व्यक्ति की जानकारी पुलिसकर्मी, ठीक है, पुलिसकर्मी कहां लेगा, एट द रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट, उस व्यक्ति के रेजिडेंस पर, घर पर, निवास स्थान पे लेगा जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट करवाना चाहता है कि उसके विरुद्ध ये सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुए, ठीक है। अब देखिए, सच ऑफेंस और एट द कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस, या कोई और अन्य जगह है, या कोई और अन्य जगह है जिस जो कि इंफॉर्मेशन जो व्यक्ति दे रहा है जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुए हैं वो व्यक्ति जहां भी देना चाहता है, मतलब वो मान के चलिए वो पीवीआर में कंफर्टेबल है, वो मैकडोनल्ड्स में कंफर्टेबल है, वहां जानकारी देना चाहता है, तो वो कन्वीनियंट प्लेस है, ऑब्वियसली कन्वीनियंट प्लेस है, पब्लिक सिटिंग प्लेस है, वो पार्क में देना चाहता है, तो वो पार्क में आते पुलिसकर्मी वहां इन्फॉर्मेशन ले लेगा कि भाई आपके विरुद्ध ये सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसिव है तो आप जानकारी दे दीजिए, वो वहां ले लेगा जाके पुलिसकर्मी। अब देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशली एडुकेटर और अ स्पेशल एडुकेटर एज द केस में भी, और जब टेम्परेरी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुए हैं वो जानकारी देगा ना, तो जब वो जानकारी दे रहा है तो एक इंटरप्रेटर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उस मेंटली और फिजिकली डिसेबल व्यक्ति की बातें पुलिसकर्मी को बता दे, और स्पेशल एडुकेटर या कोई स्पेशल एडुकेटर की जरूरत है उस व्यक्ति से जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो जानकारी देना चाहता है, तो स्पेशल एडुकेटर को बुलाया जा सकता है और जानकारी रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोवाइजर 2 जो कि हमने पढ़ा क्लोज ए। तो इसमें अगेंस्ट डेट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, तो जिसमें पर्सन लिखा गया स्पेशली मेंशन, तो पर्सन में इसमें भाई मैन, वुमेन या ट्रांसजेंडर आप ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि इसमें पर्सन लिखा गया है, ठीक है। और जो हमारा प्रोवाइजो 1 था उसमें वुमेन लिखा गया था स्पेसिफिकली, ठीक है। तो प्रोवाइजो 1 में हमने ओनली वुमेन लिखा गया था, पर जो प्रोवाइजो 2 है ना उसमें तो स्पेसिफिकली एनी पर्सन लिखा गया कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी अब सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हो जाते हैं ना, और वो थोड़ा अपाहिज रूप से मतलब अपाहिज है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपाहिज है, तो भाई उसके निवास स्थान पे पुलिसकर्मी जानकारी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस की, ठीक है। अब देखिए बी, प्रोवाइजर 2 का क्लोज बी, द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। अब टेम्परेरी और परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति जानकारी दे रहा है कि उसके प्रति सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस हुए हैं, ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग जब वो व्यक्ति दे रहा है तो वो वीडियोग्राफ उसकी फिल्म बन जाएगी, हैंडीकैम के द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाएगी। सी, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 183 एज सून एज पॉसिबल। तो अब जो पहले हमारे सीआरपीसी में 164 के बयान होया करते ना, अब वो सेक्शन 183 में बयान होंगे किसके, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट। तो जो पुलिसकर्मी है वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड व्यक्ति की, ठीक है, जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो जल्द से जल्द रिकॉर्ड करवा देंगे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ले जाकर, ठीक है। और कौन से सेक्शन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन लगी पुलिसकर्मी द्वारा, सेक्शन 183, ठीक है, सब सेक्शन 6 क्लोज ए के तहत, और फिजिकली और डिसेबली टेम्परेरी परमानेंटली डिसेबल पर्सन के विरुद्ध अगर सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुए तो वो जानकारी रिकॉर्ड करवा देंगे एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके। तो हमारे टेम्परेरी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति की तो जानकारी मजिस्ट्रेट साहब के सामने रिकॉर्ड हो रही है, क्या वो महिला जो प्रोवाइजो 1 में मेंशन है जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुए हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो कोई फिजिकली और मेंटली डिसेबल नहीं है, तो क्या उसकी जानकारी रिकॉर्ड नहीं होगी, ऑब्वियसली उसके प्रति भी जानकारी जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसका कथन स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब उसके जो हम सीआरपीसी में बोला करते हैं ना कि 164 के बयान रिकॉर्ड हो जाएंगे एक महिला के जिसके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुआ है, तो वो अब सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुआ है तो उस नॉर्मल महिला के ऊपर हुए हैं तो वो भी उसके भी बयान रिकॉर्ड करवा जाएंगे। और अब वो हमारा जो सेक्शन है वो हो गया BNSS का सेक्शन 183 सब सेक्शन 6 क्लोज ए, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेक्शन 173 का सब सेक्शन 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 173 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है
A copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant or the victim. तो अब जो जो एक नकल दी जाएगी, और नकल किस चीज की दी जाएगी? ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड, जो भी जानकारी जो मिली थी पुलिसकर्मी को, एक व्यक्ति ने दी थी जिसके विरुद्ध कोग्निजेबल अपराध घटा था, तो जो जानकारी उस व्यक्ति ने पुलिसकर्मी को दे दी थी 173 सबसेक्शन 1 के तहत, तो उस जानकारी की एक कॉपी भी दी जाएगी, ठीक है। और कैसे दी जाएगी? शैल, जरूरी है देना, शैल बी गिवन फोर्थ, तो जल्द से जल्द इमीडिएटली वो कॉपी, वो नकल दे दी जाएगी उस जानकारी की, कोग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी की, फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम, और किसको दी जाएगी भाई? इन्फॉर्मेंट को, जो खबर दे रहा है कोग्निजेबल ऑफेंस की, उसको एफआईआर की कॉपी दे दी जाएगी, या फिर विक्टिम जिसके विरुद्ध, मतलब इन्फॉर्मेंट भी ले सकता है और विक्टिम भी ले सकता है, दो कॉपी भी जा सकती है, ठीक है। या फिर विक्टिम को दे देंगे जो कि जिसके विरुद्ध अपराध घटा है कोग्निजेबल वाला, ठीक है। तो पहले हमारे सीआरपीसी में यह इन्फॉर्मेंट लिखा होता कि इन्फॉर्मेंट को एफआईआर की कॉपी मिलेगी, अब यह विक्टिम भी मेंशन हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3, जो कि बिल्कुल हमारा नया ऐड हुआ है, बिल्कुल हमारा नया ऐड किया गया है। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 हमारे BNSS में पहली बार देखने को मिलेगा, सीआरपीसी में नहीं था। क्या है देखिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 75, कह रहा है जो प्रावधान सेक्शन 175 में लिखे हुए हैं ना हमारे लेजिस्लेचर ने, उसको तो उसको कोई कॉज, उसको कोई इफेक्ट, उसको कोई नतीजा नहीं पहुंचाना सकते, वो तो अपने स्थान पर ठीक है बिल्कुल। आप बस ये पढ़िए, क्या पढ़िए? ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ एनी कोग्निजेबल ऑफेंस, जब जानकारी मिलती है कि एक अपराध घटित हो गया और वो अपराध कोग्निजेबल ऑफेंस है, तो देखिए विच इज मेड पनिशेबल फॉर 3 years और मोर, और वो कोग्निजेबल अपराध 3 साल या 3 साल से ज्यादा के लिए उसकी जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। और मोर बट लेस देन 7 years, पर 7 साल से कम सजा कटवाई जाएगी। मतलब 3 साल और 7 साल के बीच में एक अपराध हुआ है, और उस वो अपराध कोग्निजेबल अपराध है, और उसकी जानकारी मिली है एक पुलिसकर्मी को। तो अब देखिए, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। तो अब जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, मतलब जो एसएचओ है पुलिस स्टेशन का, तो क्या करेंगे वो देखिए, मे विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो परमिशन लेंगे, इजाजत लेंगे, किसकी इजाजत लेंगे? एक अधिकारी जो कि डीएसपी के नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, मतलब डीएसपी या डीएसपी रैंक के ऊपर वाले पुलिसकर्मी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को परमिशन देंगे, इजाजत देंगे, क्या करने की? कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डीएसपी के पास परमिशन लेने क्यों जाता है? क्योंकि भाई जो ऑफेंस है, जो अपराध है, वो इस श्रेणी का है और उसकी पनिशमेंट इस ग्रेविटी की, कि ये करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? 1 सबहेड 1 proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the manner within the period of 14 days। तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है परमिशन लेंगे कि डीएसपी साहब की, उससे ऊपर वाले अधिकारी की, पुलिसकर्मी की, कि सर एक अपराध कमिट हुआ है, वो अपराध कोग्निजेबल अपराध तो है, और उसमें उस अपराध में इस दोषी को, अगर ये जो व्यक्ति है इसने किया है, अगर ये दोषी पाया जाता तो इसको 3 साल या 7 साल के बीच में सजा होगी। तो अब ऑफिसर क्या करेंगे? जानकारी परमिशन लेते हुए डीएसपी साहब की, वो क्या करेंगे? प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन प्रोसीड कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए, कि मतलब कि कुछ एडवांस में जांच पड़ताल की जाए, जो कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज से पहले होगी। अब देखिए, टू असर्टेन वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस, और बस यह निश्चित करने के लिए कि क्या जो जानकारी हमें मिली है, क्या उस जानकारी में कोई दम है, कोई प्राइमा फेसी केस बन रहा है, मतलब प्रथम दृष्टया में कोई अपराध बन भी रहा है, नहीं बन रहा। आप देखिए, फॉर प्रोसीडिंग इन द मैनर विद इन द पीरियड ऑफ 14 days, और कितने दिनों के भीतर प्रोसीड करना पड़ेगा? 14 days के भीतर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा। अब देखिए, प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days, तो जब से जानकारी मिली, तो जब से जानकारी रिसीव हुई, रिसिप्ट जैसे मिली, एक जानकारी मिली एक कोग्निजेबल अपराध के कमिट होने की, ठीक है, और उस कोग्निजेबल अपराध की अगर सजा मिली ना अपराधी को, तो 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में मिलेगी। तो अब एसएचओ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अब परमिशन लेंगे एसपी साहब की, और एसपी साहब उन्हें कहेंगे हाँ भाई आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर दीजिए, और तो जिस दिन से जानकारी मिली उस दिन से लेकर 14 दिन के भीतर वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब देखिए, सबहेड 2 प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से उनको निश्चितता मिल गई है,
वो असर्टेन हो गया कि हाँ भाई अपराध तो घटा है, तो अब वो प्रोसीड कर जाएंगे इन्वेस्टिगेशन स्टेज के लिए, ठीक है। अगर उनको पुख्ता प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से वो खुश नहीं हुए, उनको डिससेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलते, तो वो क्या करेंगे, फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सबसेक्शन 3 है ये बिल्कुल न्यू ऐड किया गया है, तो आप बिल्कुल लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो कितने साल का ऑफेंस है जिसके लिए वो करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कमिट करेंगे, मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलाएंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, 3 साल से लेके 7 साल के बीच में कोई अपराध है, ठीक है। और किसकी परमिशन लेंगे, डीएसपी की परमिशन लेंगे, ठीक है। डीएसपी की परमिशन लेंगे, कौन लेगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन परमिशन लेगा डीएसपी की, ठीक है भाई। और 14 डेज के अंदर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और अगर डिससेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से तो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड नहीं किया जाएगा, अगर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल गया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से तो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड कर जाएंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 जो कि नया ऐड किया गया। अब हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 4, हम पढ़ते हैं सेक्शन 173 का सबसेक्शन 4 जो कि बताता है any person agreed by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1। अब सबसेक्शन 1 में एक व्यक्ति, एक इन्फॉर्मेंट पुलिस ऑफिसर के पास गया, ठीक है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी देने के लिए, मतलब इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मेरे साथ या मेरे किसी जानने वाले के साथ एक कॉग्निजेबल अपराध घटा है। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने या कोई और अन्य पुलिस अधिकारी ने उसको मना कर दिया कि भाई नहीं, तुम्हारे खिलाफ तो कोई अपराध घटा ही नहीं है, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तो उसकी कंप्लेंट, उसकी एफआईआर नहीं लिखी। अब देखिए क्या होगा, एनी पर्सन एग्रीड बाय रेफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने एक व्यक्ति को मना कर दिया कि जो तुम मेरे को जानकारी दे रहे हो ना कि तुम्हारे साथ एक कोग्निजेबल, एक संज्ञेय अपराध घटा है, या तुम्हारे जानने वाले के साथ किसी के साथ संज्ञेय अपराध कोग्निजेबल ऑफेंस घटा है, तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसकी जानकारी ले नहीं रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई तुम झूठे हो, तुम्हारे साथ कोई अपराध नहीं घटा, एक्चुअली में उसके साथ अपराध घटा हुआ है। तो अब भाई एक व्यक्ति जानकारी दे रहा हो ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एसएचओ को, एसएचओ मानने को तैयार नहीं है, तो व्यक्ति वो क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति अब दुखियारा व्यक्ति हो जाएगा, एग्रीड पर्सन हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या होगा, मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, तो वो दो दुखियारा व्यक्ति है, अब वो दुखियारा व्यक्ति है जो कि एग्रीड पर्सन है, वो मे सेंड, उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो कर भी सकता है सेंड या नहीं भी कर सकता, ठीक है। सेंड कर देगा तो किसको करेगा, द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, जो सब्सटेंस है उस जानकारी की, उस कोग्निजेबल ऑफेंस के प्रति जो जानकारी है उसकी जो सब्सटेंस है, इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट, लिखित में और पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा किसको भेज देगा, टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी साहब को भेज देगा, कंसर्न्ड जो कि चिंतित है उस जिले का, हु इफ सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल ऑफेंस। और अब जब एसपी साहब सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ जो मेरे को इस व्यक्ति ने सब्सटेंस भेजी है कि इसके पास उसके ऊपर एक कोग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है, तो वो अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं एसपी साहब, तो क्या करेंगे, आप देखिए, शैल इधर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, तो एसपी साहब तो खुद उस केस की जांच पड़ताल करेंगे, और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू, या कोई और अन्य पुलिस अधिकारी को एसपी साहब बता देंगे कि तुम इस कोग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करो। अब देखिए, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता, और किस तरीके से करो, जो इस संहिता में BNSS में जो मैनर प्रोवाइड है उस तरीके से करो। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और वो व्यक्ति, अब एसपी साहब ने जिस पुलिसकर्मी को बोल दिया कि तुम इस कोग्निजेबल अपराध की इन्वेस्टिगेशन करो, अब उस पुलिस ऑफिसर के पास सारी की सारी शक्ति आ जाएंगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वाली, ठीक है। इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस फेलिंग which such agreed person may make an application to the magistrate, ठीक है। in charge of police station in relation to that offense failing which such agreed person may make an application to the magistrate, अगर की तो वो जिसको एसपी साहब ने जिस अधिकारी को बोल दिया कि तुम जानकारी अब दो, तुम जांच पड़ताल करो इस कोग्निजेबल ऑफेंस की, ठीक है, तो उसके पास, उस ऑफिसर के पास ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वाली पावर आ जाएगी। अगर वो व्यक्ति भी फेल हो जाता है, वो भी कुछ स्टेप्स नहीं उठा पाता है, एसपी साहब को जानकारी देने के बाद भी, मतलब एक एग्रीड पर्सन ने पहले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जानकारी दी, उन्होंने मना कर दिया कि तू झूठ बोल रहा है, तेरे ऊपर कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस घटित नहीं हुआ, तो झूठ बोल रहा है। तो उस व्यक्ति ने लिखा, एसपी साहब को चिट्ठी लिखी लिखित में कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अपराध घटित हुआ, आप कुछ कार्रवाई करिए। एसपी साहब ने भी अब कोई कार्रवाई नहीं करी, तो अब लास्ट स्टेप क्या है, सीधा सीधा वो एग्रीड पर्सन मैजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन लगा देगा। ये हमारा सीधा सीधा लिखा हुआ है सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 के लेटर पार्ट में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ खत्म होता है सेक्शन 173, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे सेक्शन 173 में हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है एफआईआर का, ठीक है। तो ये पहले हमारा सेक्शन 154 में था, और यही अब हमारा सेक्शन हो गया है
173, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते साइड में FIR, ठीक है। हालांकि हमारे सेक्शन 173 में कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पर इसके रूट्स मिल जाते हैं हमें यहीं से, ठीक है। क्योंकि जब मैजिस्ट्रेट साहब कागज पूरे करवाते हैं अक्यूज के, तो उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि सेक्शन 173 में जो डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड हैं, मतलब सेक्शन 173 में जो जानकारी एक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को देता है कि कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो जानकारी वाला पेपर भी मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि कागज पूरे करवाए उस अपराधी के जिसकी ट्रायल होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 173 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, FIR के रूल देता है। तो आज से आप इसको पढ़ना चालू कर लीजिए, क्योंकि प्री में भर के इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। प्री में इससे भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान हमारे BNSS का। पर आज के लिए हम लास्ट अपना सेक्शन पढ़ेंगे, जो कि है सेक्शन 174, ठीक है। हम सेक्शन 174 आज पढ़ेंगे BNSS का, जो कि उसके बाद हम कल से पढ़ेंगे। अब देखिए, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कोग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। अब जानकारी जो असंज्ञेय अपराध है, मतलब जो इतने मतलब हार्डकोर श्रेणी के नहीं हो, थोड़े कम लेवल के हैं, जिसमें कि इतनी अर्जेंसी नहीं है कि तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा अक्यूज्ड को, तो वो वाले अपराध होते हैं नॉन कोग्निजेबल अपराध, मतलब असंज्ञेय अपराध, जिसमें एक पुलिसकर्मी विदाउट टेकिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं कर सकता। मतलब अरेस्ट करना है, ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन भी करनी है एक पुलिसकर्मी को एक असंज्ञेय अपराध में, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में, तो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम 174 में रूल देखते हैं। अब देखिए, हम पढ़ते हैं सेक्शन 174 का सबसेक्शन 1। पर जैसे आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 173 में तो भाई FIR लॉज होती है, ठीक है, और सेक्शन 174 के तहत NCR कटती है, ठीक है, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट कटती है। तो आप सेक्शन 174 के साइड में NCR लिख लीजिए, ठीक है, NCR लिख लीजिए, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट लिख लीजिए। आप समझ जाओगे कि ये असंज्ञेय अपराध जब होता है, नॉन कोग्निजेबल अपराध कोई घटित होता है, तो सेक्शन 174 के प्रावधान अपनाता है पुलिसकर्मी। अब देखिए सेक्शन 174 का सबसेक्शन 1, जो कि बताता है when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the local limits of such station of a non cognizable offense। जब जानकारी दी जाती है एक SHO को, एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, ठीक है, ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट्स, की एक उसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जानकारी दी जाती है कि तेरी लिमिट्स में, कि जिस पुलिस थाने का तुम SHO हो, ऑफिसर हो, उस पुलिस थाने की जुरिडिक्शन में क्या घटित हुआ है, सब स्टेशन ऑफ अ नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। तो जो असंज्ञेय अपराध नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है ना, तो जिस थाने की जुरिडिक्शन में घटित हुआ है, तो वहीं पे ही उसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान के चलिए एक असंज्ञेय अपराध नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है गुड़गांव की जुरिडिक्शन में, ठीक है। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोग्निजेबल ऑफेंस कहां दे रखे हैं और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कहां दे रखे हैं? भाई BNSS में फर्स्ट शेड्यूल दे रखा है, फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें शायद फिफ्थ कॉलम में लिखा हुआ है कि कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता का कौन सा मैजिस्ट्रेट वो कोग्निजेबल होगा या फिर नॉन कोग्निजेबल होगा, ठीक है, उससे पता लग जाएगा। तो यही कह रखा है कि एक जानकारी दी जाती है एक व्यक्ति द्वारा, और किसको जानकारी दी जाती है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जानकारी दी जाती है कि सर आपके थाने के जुरिडिक्शन के, आपके थाने के क्षेत्रफल के अंदर मेरे साथ एक अपराध घटित हुआ, और वो अपराध कौन सा है? वो असंज्ञेय अपराध है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि भाई जो कोग्निजेबल ऑफेंस में जानकारी दी जाती है, वो चाहे आप कोई से भी थाने में दे दो पूरे भारतवर्ष के, ठीक है, पर आप जो असंज्ञेय अपराध नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी दोगे तो उसी पुलिस ऑफिसर को दोगे, उसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दोगे जिसके थाने के अंतर्गत आपके साथ अपराध घटित हुआ है, और वो नॉन कोग्निजेबल अपराध है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने सेक्शन 173 में पढ़ा कि जब कोग्निजेबल ऑफेंस की एक संज्ञेय अपराध की जानकारी देते हो आप ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो आप कहीं भी दे सकते हो। तो मान के चलिए गुड़गांव में एक मर्डर कमिट हुआ, और मैंने देखा कि गुड़गांव में एक मर्डर कमिट हो गया है, लेकिन मैं वहां से डर के भाग जाता हूँ अपने मुंबई घर पे, तो मैं मुंबई में क्या किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जानकारी दे सकता हूँ? 100% दे सकता हूँ, ठीक है। अब वही मान के चलिए गुड़गांव में मैंने देखा है, क्या देखा है मैंने, कोई हम फर्स्ट शेड्यूल में कोई नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस देख लेते हैं, हम फर्स्ट शेड्यूल में कोई नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस देख लेते हैं कि कौन सा है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, ऑन रेफ्यूजल टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द प्रिंटर। चलो कोई और बढ़िया वाला नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस देखते हैं, तो देखते हैं, एक सेकंड रुकिए, हाँ, थ्रेट टू इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। अब कोई व्यक्ति डरा रहा था किसको? सरकारी कर्मचारी को, कि तेरे को क्या इंजरी, चोट दे दूंगा, तो ये एक नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो एक नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है।
और ये सेक्शन 224 भारतीय न्याय संहिता के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कोई भी व्यक्ति अगर एक सरकारी कर्मचारी को धमकाता है, डराता है कि तेरे को चोट पहुंचा दूंगा, तो वो एक असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो अब जिस क्षेत्रफल के अंदर वो अपराध कमिट हुआ है, मतलब मान के चलिए एक व्यक्ति ने सेक्टर 10A के थाने के अंतर्गत कोई सरकारी दफ्तर में, ठीक है, सेक्टर 10A का थाना लगता है और एक सरकारी दफ्तर मान लीजिए जो कादीपुर का हमारे सेक्टर 10 के पास एक DHBBN जो बिजली वाला ऑफिस होता है उसका ऑफिस है। तो उसमें भाई ऑब्वियसली सरकारी कर्मचारी बैठते हैं। तो एक व्यक्ति ने जाके सरकारी कर्मचारी को DHBBN के ऑफिस में मान के चलिए SDO साहब को धमका दिया कि तेरे को फोड़ के रख दूंगा। तो SDO साहब खबर कहाँ करेंगे? तो SDO साहब भाई जो सेक्टर 10A का थाना लगता है जुरिडिक्शन वाले, उसके SHO को तो करेंगे, या फिर जाके अपने भिवानी, वो मान के चलिए SHO जो SDO साहब है वो भिवानी के हैं और उनकी नौकरी लगी हुई है कादीपुर के DHBBN के दफ्तर में एज SDO। तो अब एक मान के चलिए कोई एक लोकल व्यक्ति ने जो कादीपुर में SDO है उनको धमका दिया कि लाइट क्यों नहीं देता, तो उधर को फोड़ के रख दूंगा। तो उस व्यक्ति ने अपराध कर दिया नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन 224 वाला भारतीय न्याय संहिता का। पर वो जो SDO साहब है वो अपने भग के भिवानी खबर देंगे जाके, या फिर जो कि लोकल थाना लगता है उसमें देंगे। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में लोकल थाने में, मतलब जिस क्षेत्रफल के अंदर अपराध हुआ है उसमें खबर देनी पड़ेगी। ठीक है, आप देखिए आगे, he shall cause or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribed in this behalf and, और फिर एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध की खबर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को आ जाएगी। तो जैसे ही खबर मिली, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो उस खबर की, जो उस इंफॉर्मेशन की सब्सटेंस है ना, उसको रिकॉर्ड करवा देंगे, उसकी एंट्री करवा देंगे एक बुक में, जो कि राज्य सरकार बता देगी इस बिहाफ में नियम बनाकर। ठीक है, तो हमें हिसाब से हमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक और डिफरेंस देखने को मिलता है कि भाई अगर किसी के साथ असंज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो वो पुलिस ऑफिसर को जानकारी दे रहा है, तो वो खुद अपने घर से चिट्ठी लिख कर ले जाएगा, पत्र लिख कर ले जाएगा, कंप्लेंट लिख कर ले जाएगा। ऑफिसर इंचार्ज को हुक्म नहीं मारेगा बोल के कि भाई मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं तुम लिखो, नहीं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो जानकारी लिखेगा। आपके ऊपर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है तो वो जानकारी नहीं लिखेगा। ठीक है, तो और साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने, जो राज्य सरकार ने जो एक बुक इस बिहाफ पर कीप करवा रखी है, मतलब रखवा रखी है थाने में, उसमें वो सब्सटेंस को रिकॉर्ड कर देगा वो ऑफिसर उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अब देखिए क्या होगा, एंड साथ के साथ क्या करेगा, सब एड 1 रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट। और जो अब व्यक्ति जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की असंज्ञेय अपराध की खबर दे रहा है उस व्यक्ति को भेज देगा किसके पास, जाओ मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाओ। और क्या मोटिव है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का उस व्यक्ति को जिसके ऊपर नॉन कॉग्निजेबल अपराध घटित हुआ है या फिर जो जानकारी दे रहा है उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेजने की, क्योंकि भाई अरेस्ट वारंट या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं लेके आएगा वो व्यक्ति, तो ऑब्वियसली उसके साथ एक आईओ जाएगा और आईओ और वो इन्फॉर्मेंट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे और वो दोनों वहां से क्या लिएंगे, अरेस्ट वारंट लिएंगे या फिर उस केस में इन्वेस्टिगेशन वारंट लिएंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर लिएंगे। ठीक है, सब एट 2 फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्टनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट। और अब जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जो भी जितने भी नॉन कॉग्निजेबल केस आए हैं जिनमें की रोज नामचा डेली डायरी रिपोर्ट होती है, रोज नामचा रजिस्टर। ठीक है, तो डेली डायरी रिपोर्ट होती है रोज नामचा रजिस्टर। ठीक है, तो अब रोज नामचा रजिस्टर में लिखी जाती है मतलब सारी जानकारियां कि भाई कौन से व्यक्ति से कौन से इलाके से फोन आया, क्या मैटर था, क्या मैटर वहीं हमने सोल्व करवा दिया, या फिर रोज नामचा रजिस्टर में हर एक प्रत्येक मतलब थाने में क्या एक्टिविटी चली पूरे दिन की, पूरे 2-4 पन्नों में 5-10 पन्नों में जितने भरे जाए वो रोज नामचा रजिस्टर में वो लिखा जाता है। तो यही कह रहा है फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस। तो जो डेली डायरी रिपोर्ट है, जो DDR एंट्री है उन हर मुकदमों की और कौन से केसेस की जो असंज्ञेय ऑफेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिली है ना ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो वो उसने DDR रजिस्टर में भी मतलब एंट्री कर ली, तो उसको भी फोर्टनाइटली मतलब रातों रात, मतलब एक रात गुजर जाने दीजिए, उसी रात भेज देगा किसके पास, मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, तो फोर्टनाइटली को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब अगली रात नहीं हो जानी चाहिए, अगला दिन नहीं लगना चाहिए, उसी रात भेजनी पड़ेगी। ठीक है, उसी दिन के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 174 का। सब सेक्शन 1 में पढ़ेंगे सब सेक्शन 2 जो कि बताता है नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो कोई भी पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल नहीं करेगा उस मुकदमे की जो कि असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल केस है। ठीक है, और कब करेगा और कब नहीं करेगा, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। जब तक मैजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता ना, एक नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं आ जाता, तो जब तक कोई पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकता। अब देखिए, हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। और
इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर एक वही मैजिस्ट्रेट साहब भेजेंगे जिसके पास पावर है, शक्ति है कि वो उस केस पर संज्ञान ले सकते हैं और संज्ञान लेके उसको ट्राई भी कर सकते हैं, या फिर उस केस पर उस केस को उस इलाका मैजिस्ट्रेट के पास वो कागज गए नॉन कोग्निजेबल केस के, और वो फिर फॉरवर्ड कर देंगे ट्रायल के लिए। ठीक है, तो मतलब सब सेक्शन 2 ये सीधी सीधी यही बात होता है कि कोई भी पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा एक असंज्ञेय अपराध की, मतलब जिस अपराध में पुलिसकर्मी के पास कोई पावर नहीं है कि वो विदाउट एन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे। मतलब अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर मैजिस्ट्रेट से लेने पड़ेंगे। ठीक है, और किस मैजिस्ट्रेट के इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होंगे? जिस मैजिस्ट्रेट साहब की पावर है, मतलब इलाका मैजिस्ट्रेट के वो ऑर्डर होंगे, वही ऑर्डर देंगे, या फिर उन मैजिस्ट्रेट की जो कि इलाका मैजिस्ट्रेट तो है पर वो फॉरवर्ड कमिट कर देंगे केस को सेशन के लिए ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो हम सब सेक्शन 2 के साइड में लिख सकते हैं इलाका मैजिस्ट्रेट ही ऑर्डर देंगे, इलाका मैजिस्ट्रेट लिख सकते हैं, इलाका मैजिस्ट्रेट ही हमेशा ऑर्डर देंगे एक नॉन कोग्निजेबल केस में, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर इलाका मैजिस्ट्रेट ही देंगे। अब सबसेक्शन 3, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जिस भी पुलिसकर्मी को अब ये इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर मिल गए ना एक नॉन कोग्निजेबल केस में इलाका मैजिस्ट्रेट से, तो अब वो पुलिसकर्मी सेम पावर सेम शक्ति इस्तेमाल करेगा कि ठीक है किस संदर्भ में, जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पर उसके पास पावर ये वाली पावर नहीं रहेगी एक नॉन कोग्निजेबल केस का, उसके पास इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर है, पर ये मत सोचना इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर है तो मैं गिरफ्तार भी कर लूंगा विदाउट वारंट, पर गिरफ्तारी भी अब होगी तो नॉन कोग्निजेबल केस में मैजिस्ट्रेट साहब से अरेस्ट वारंट लेना पड़ेगा तभी गिरफ्तारी होगी एक व्यक्ति की जिसने की एक नॉन कोग्निजेबल केस करा हुआ है, अपराध किया हुआ है। अब देखिए, एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन अ कोग्निजेबल केस। अब एक पुलिसकर्मी को मैजिस्ट्रेट साहब ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे दिए, ठीक है, तो अब उस पुलिसकर्मी के पास वो सारी की सारी शक्ति आ जाएंगी जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती है ना एक कोग्निजेबल केस में, तो वो वाली शक्ति आ जाएंगी। ठीक है, पर एक्सेप्शन क्या है, कौन सी शक्ति नहीं आएगी? विदाउट वारंट अरेस्ट करने की उनके पास कोई पावर नहीं आएगी, तो अरेस्ट तो करेंगे एक नॉन कोग्निजेबल केस में वो वारंट के साथ ही। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 3। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 4 जो कि बताता है वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस। जहां एक मुकदमा, जहां एक केस है, ठीक है, जहां मतलब एक ट्रांजैक्शन हुई है, बहुत सारे अपराध हुए हैं, तो उस अपराध में क्या हुआ है 2 और मोर ऑफेंसेस, 2 या 2 से अधिक अपराध हुए हैं एक ही ट्रांजैक्शन में। तो अब देखिए ऑफ व्हिच एटलीस्ट 1 इज कोग्निजेबल, और उन 2 या 2 से अधिक अपराधों में से एक अपराध कोग्निजेबल है, मतलब संज्ञेय, मतलब थोड़ा हीनियस कैटेगरी का। अब देखिए द केस शैल बी डीम्ड टू अ कोग्निजेबल केस, तो केस को, तो इस केस को कौन सा केस मानेंगे कि ये संज्ञेय केस है, ये कोग्निजेबल केस ही है, ये कोग्निजेबल केस ही। अब देखिए नॉटविथस्टैंडिंग दैट द अदर ऑफेंसेस आर नॉन कोग्निजेबल, तो यह आप भूल जाइए कि अन्य जो अपराध हैं वो क्या है, नॉन कोग्निजेबल है। ठीक है, आप ये भूल जाइए। तो ये था हमारा सबसेक्शन 4 जिससे कि क्वेश्चन मैंने 1-2 बार देखे हैं, इसमें जीएल वगैरह के पेपर में आ जाते हैं। ये कह रहा है कि भाई एक ही ट्रांजैक्शन में एक अपराधी ने कम से कम मान के चलिए मिनिमम तो 2 है, रिक्वायरमेंट क्या है 2 की, और 2 से ज्यादा कितने भी अपराध किए हो। अब एक ही ट्रांजैक्शन में एक अपराधी कम से कम मान के चलते हैं एग्जांपल लेते हैं 5 अपराध करता है, और 5 में से यूं मान के चलिए 4 अपराध तो वो असंज्ञेय नॉन कोग्निजेबल करता है, नॉन कोग्निजेबल 4 अपराध करता है, पर एक अपराध वो कोग्निजेबल कर देता है। तो हमारा सबसेक्शन 4 यही कह रहा है कि एक अपराधी ने अपराध बेशक से 2 से अधिक किए हो, और मतलब 2 तो मिनिमम, मतलब रिक्वायरमेंट 2 की है, 2 से अधिक जितने भी अपराध किए हो उन अपराधों में सारे के सारे क्या है, हमारे एग्जांपल में 4 अपराध उसने किए थे जो कि नॉन कोग्निजेबल है, मतलब असंज्ञेय, जिसमें कि मैजिस्ट्रेट का वारंट लगेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर के साथ ही इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, लेकिन एक अपराध जो 5वां अपराध किया था वो उसने कर दिया संज्ञेय, मतलब कोग्निजेबल अपराध। तो अब सारे के सारे केस को कैसे ट्रीट किया जाएगा कि ये कोग्निजेबल केस ही है। ठीक है, भूल जाओ कि जो और अन्य अपराध है वो नॉन कोग्निजेबल है, भूल जाओ। ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग। तो ये था हमारा सेक्शन 174 का सबसेक्शन 4 जो कि मैंने आपके लिए पढ़ा। तो इसी के तहत आज हमारी क्लास खत्म होती है जिसमें हमने पढ़े हमने आज पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। हमने चैप्टर 12 पूरा पढ़ा जो कि बताता था हमें प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, जो जिसमें हमने पढ़े सेक्शन 168, 169, 170, 171, 172। ठीक है, फिर हमने अपना चैप्टर 13 स्टार्ट कर दिया जिसमें हमने सेक्शन पढ़े 173 जो कि बताता है एफआईआर की बात बताता है, और 174 जो कि एनसीआर की बात बताता है। ठीक है, ये हमने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए हैं। अब कल वाली क्लास में हम सेक्शन 175 के बाद वाले प्रावधान चालू करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।